चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखेंगे तो मोस्टली आपको वो केस मिलेंगे 90% जो कि हमें इंटरनेशनल एजेंसीज ने रिपोर्ट किया। हमारा अपना कोई रोल नहीं है। फाइनेंशियल फ्रॉड देखें तो आपको अभी रिसेंटली भी जो कॉल सेंटर पे हुआ वो भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे कंप्लेंट्स आई कि ये लोग शामिल हैं। मेरे हस्बैंड जब जॉबलेस थे तो उन्होंने कुछ ऐप से लोन लिया। 1 साल के अंदर तकरीबन 10 लाख रुपया मेरे हस्बैंड पे कर चुके थे। वो पिक्स को ऐड करके मेरे हस्बैंड को सेंड करते थे और वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम आपकी ये पिक्स भी शेयर करेंगे। मेरे हस्बैंड ने सुसाइड की थी। वालिद साहब को एक कॉल मसूल होती है। मैं अली बात कर रहा हूँ, कज़न है हमारे, वो कन्नल में होते हैं। मेरा एक दोस्त है फैसलाबाद में, उसकी वालदा बहुत सख्त बीमार है, तो आप उसको 3 लाख रुपए भेज दें। 1 हफ्ते बाद उनकी फिर कॉल आ गई, वो आप काइंडली उसको लाख रुपए और दे दो। ये जो हमारे तफ्तीशी से उनसे बात हुई थी मेरी, तो वो उन्होंने भी यही बात की है जी कि मल्टीपल अकाउंट हैं और हम लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक स्टिल जो सरबस ला रही। पाकिस्तानी शहरियों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की कहानियां एक मामूल बनकर रह गई हैं और अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई है कि शायद किसी भी तबके का कोई शख्स भी ऑनलाइन फ्रॉडियों से महफूज नहीं। हम इन्वेस्टिगेट्स को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट के 4 अरकान ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आला तरीन ओहदेदारों को ऑनलाइन फ्रॉडियों ने निशाना बनाया। आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, आला सिविल ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेट्स, सहाफ़ी, गर्ज कोई शोबा ऐसा नहीं जिससे ताल्लुक रखने वालों को ऑनलाइन फ्रॉड का सामना ना हो। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बेबस है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उनके मुकदमात की तफ्तीश के लिए इस नए इदारे के पास इतनी अफरादी कुव्वत नहीं। और इस इदारे पर दूसरी मुसीबत ये आन पड़ी कि इसके 7 आला ओहदेदारों ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से मिलकर खुद फ्रॉड शुरू कर दिया। जब इदारे की हाई कमांड को मालूम हुआ कि जिन लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को पकड़ा था वो खुद फ्रॉड कर रहे हैं, तो हलचल मच गई और इन ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आला ओहदेदार कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए माहाना रिश्वत ले रहे थे। जब FIA ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि मज़कूरा ओहदेदार 250 मिलियन रुपए रिश्वत वसूल कर चुके हैं। गिरफ्तारी के वक्त इनकी तहवील से 43 मिलियन रुपए बरामद हुए। इस नए इदारे में ऐसा क्या हुआ कि इसके अपने ओहदेदार करप्शन में मुलव्विस हैं, जबकि दूसरी तरफ शिकायत की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 10 साल का डाटा उठा लें और 10 साल में आपको 1% भी कन्विक्शन नहीं मिलेगी। यानी सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंप्लेंट्स कितनी आई, कंप्लेंट्स हर कंप्लेंट जो है इंक्वायरी में कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि इनकी डिस्क्रिप्शन है। बंदा कंप्लेंट करता है और 1-2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, थक करके बैठ जाएगा। अगर उसकी थोड़ी अमाउंट है वो कहेगा मेरी कंप्लेंट ही दर्ज नहीं हो रही। अच्छा, कंप्लेंट के बाद अगला प्रोसेस है इंक्वायरी का। इंक्वायरी में हुई तो इंक्वायरी में वो थक हार के महीना 2 महीने 4 महीने बैठेगा। उसके बाद उसको देखा कि मेरा इतना खर्चा आ रहा है तो यहाँ तो मेरा कोई सुनवाई नहीं होनी, वो फिर बैठ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर किसी ने बड़ा ज़ोर लगाया, सिफारिश करवाई, पैसा दिया, FIR दर्ज हो गई, तो उसके बाद फिर कुछ हैं जो रेड भी होती हैं और कोई लोग पकड़े गए। अब तो आजकल तो खैर वो पकड़े नहीं जा रहे, तो आपको हर रोज़ मैसेज आता होगा फाइनेंशियल फ्रॉड का, कोई ना कोई आपको तरगीब दी जाती है। तो जितने भी FIR दर्ज हुई उनकी 1% भी कन्विक्शन नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल में अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखेंगे तो मोस्टली आपको वो केस मिलेंगे 90% जो कि हमें इंटरनेशनल एजेंसीज ने रिपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड की। हमारा अपना कोई रोल नहीं है। फिर सेकंड, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड देखें तो आपको अभी रिसेंटली भी जो कॉल सेंटर पे हुआ वो भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंप्लेंट्स आई कि ये लोग शामिल हैं। साइबर फ्रॉड ये इतना इवॉल्व होकर आता है कि फॉर एग्जांपल अगर पहले कोई एक ग्रुप या कोई ग्रुप पकड़ा जाता था एक स्पेसिफिक तरीके से फ्रॉड करते हुए, वही ग्रुप वहाँ लूप होल्स कवर करके फ्रॉड करना शुरू कर देगा। वो जो लूप होल्स थे वो कवर करके आगे और उसको एडवांस तरीके से,
तो वो जो चैलेंजेस हैं एक बंदे को कन्विक्ट करने के लिए या फिर फ्रॉड को ट्रेस आउट करने के लिए वो दिन ब दिन ज़्यादा होते जाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी है एक क्यूनेट के नाम से, जो कि पाकिस्तान में अरबों रुपए का फ्रॉड कर रही है एट द मोमेंट। सैकड़ों एप्लीकेशंस हैं पेंडिंग बिफोर दी NCCIA, पेंडिंग बिफोर दी FIA। जो FIA वाली हैं वो तो चले NCCI के पास ही जा रही हैं, बट उन पे काम निल है, काम ज़ीरो है। वो सिर्फ इस वजह से ज़ीरो है क्योंकि जो बंदे जो काम कर रहे हैं जितने कुछ हैं ये अच्छे खासे रिसोर्सल लोग हैं। एक कोई एप्लीकेशन जाती कुछ होती है तो दे हैव समवन वहाँ पर कोई ना कोई जो उनको बताता कि यार फ़लाँ के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आ गई, ऐसा हो गया, तो उस चीज़ को वो कवर कर लेते हैं, केटर कर लेते हैं, वो चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि इन इंडिविजुअल्स ने, जो इदारे वाले थे, इन्होंने हमारी उनके साथ सुलह करवा दिया कि हमारा क्लेम था, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का क्लेम था 20 लाख का, 15 लाख का, 10 लाख का, व्हाट्सएवर, अब उसमें ये करते थे कि वो अगेन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन थी, कुछ वो रख लिए, कुछ जो विक्टिम थे उसको दे दिया और विक्टिम को कह दिया कि भाई शुक्र करो तुम्हें ये भी मिल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर साइबर क्राइम का शिकार लोगों की कहानी सुनी जाए तो मालूम होता है कि किस तरह ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले धड़ल्ले के साथ लोगों को लूट रहे हैं। कोई इनको गिरफ्तार करने या इस काम से रोक देने वाला नजर नहीं आता। हम इन्वेस्टिगेट्स ने साइबर फ्रॉड का शिकार होने वालों से बात की है। पिछले साल 2024 इन्हीं दिनों में नवंबर में जो है मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐड देखा, तो जब मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं डायरेक्टली जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गया, जिसमें मैं काफ़ी दिन उसको देखता रहा कि लोग क्या कर रहे हैं। तो वो कंपनी जो थी IGIL के नाम से, वो उनका ये कहना था कि जी हम 1994 से मार्केट में काम कर रहे हैं, कराची में हमारा हेड ऑफिस है और हमारा एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा शेयर्स की कंपनी अपना लेन देन में, और हमारे पास बहुत बड़ी टीम है। तो अगर जो बंदा ये विलिंग है कि शेयर्स मार्केट में जो है सेल परचेज़ करना चाहता है लेकिन उसे एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो है वो हमारे साथ अटैच होके अपनी इन्वेस्टमेंट करे। और हम चूँकि एक्सपर्ट हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज की टीम है, तो हम अपनी सेल और परचेज़ खुद करेंगे और अपना डे वाइज डेली बेसिस पे जो है ना आपको प्रॉफिट ऐड होता है। मैं भी ट्रैक हो गया, तो मैंने भी जो है वो मेंटली तौर पर मैं सेटिस्फाइड हुआ, तो मैंने उसमें 20,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू की, तो मुझे डेली बेस पे उसका जो है ना वो प्रॉफिट ऐड होना शुरू हो गया। पहले दफ़ा 12% आया, फिर मतलब 5 से 10% जो है ना वो डेली की बेस पे जो है ना उसमें ऐड होता है। तो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा करना शुरू कर दी। लेकिन मैं ये देख रहा था कि मेरी तो बड़ी थोड़ी सी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की थी, लेकिन लोग जो है वो मिलियंस में जो है वो डेली बेस पे उस पर ऐड करते थे। ये उनकी अपनी बैंक स्लिप्स आती थी और साथ साथ जो है वो प्रॉफिट जो है वो डेली शो होता था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ये देखी कि आया कि ये मतलब एग्जिस्ट करती हैं इतनी चीज़, जो वो डेली परचेज़ करते थे हमें वो शो होता था एप्लीकेशन में कि ये स्टॉक जो है ना ये इस कंपनी के शेयर्स आज इन्होंने परचेज़ किए हैं, और वो स्टॉक के शेयर्स की अपना रियल टाइम में वो वाकई वो वर्थ शो हो रही होती थी। और जब अगले दिन वो सेल करते थे, मींस के वो ये शो कर रहे थे कि हम मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है। मेरे हस्बैंड ने की डेथ हो चुकी थी, उन्होंने सुसाइड की थी और मीडिया पे ये केस काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। उससे तकरीबन 1 साल पहले मेरे हस्बैंड जब जॉबलेस थे तो उन्होंने कुछ ऐप से लोन लिया, और वो लोन जब उन्होंने लिया तो ऐप वालों ने ये कहा था कि आपने 60 दिन के अंदर रिटर्न करना, 60 दिन के बाद रिटर्न करना आपने। लेकिन 20 दिन के बाद ही उनके मैसेजेस वगैरह आना शुरू हो गए कि आपका जो लोन है इतना बढ़ चुका है, तो आपने ये पे किया, तो अदरवाइज़ आप इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। मेरे हस्बैंड साथ साथ पे करते रहे, और उन्होंने 2 ऐप्स का उतारने के लिए मज़ीद 2 ऐप से लिया, 4 ऐप्स थी इसमें इन्वॉल्व थी। अभी 4 ऐप से वो पेमेंट लेते रहे, लेकिन वो लोग बढ़ाते गए मुसलसल, और 1 साल के अंदर तकरीबन 10 लाख रुपया मेरे हस्बैंड पे कर चुके थे। लेकिन उनकी ब्लैकमेलिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो पिक्स को ऐड करके मेरे हस्बैंड को सेंड करते थे, और वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब पर हम आपकी ये पिक्स भी शेयर करेंगे, और आपका ये भी बताएंगे कि आपने हमसे लोन लिया हुआ है। 2024 8 जून वालिद साहब को एक कॉल मसूल होती है कि कनाडा से मैं अली बात कर रहा हूँ, कज़न है हमारे, वो कनाडा में होते हैं। उन्होंने बताया जी कि इस तरह मेरा एक दोस्त है फैसलाबाद में, उसकी वालदा बहुत सख्त बीमार हैं, तो उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मैं थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान आऊँगा तो मैं आपको पेमेंट वापस कर दूँगा। आपने पूछा कितने पैसे देने हैं, मैंने कहा जी आप उसको 3 लाख रुपए भेज दें। उसने एक चेक की तस्वीर भेजी
कि ये उस दोस्त का चेक है, आप उसको ये 3 लाख रुपए इस अकाउंट में भिजवा दें। उन्होंने 3 लाख रुपए उस अकाउंट में भिजवा दिए। 1 हफ्ता गुजरा है, 1 हफ्ते बाद उनकी फिर कॉल आ गई कि उसको कुछ और पैसों की ज़रूरत है, तो आप काइंडली उसको कुछ पैसे और दे सकते हैं। उन्होंने कहा कितने पैसे देने? उन्होंने कहा जी आप उसको लाख रुपए और दे दें। उन्होंने कहा अभी तो ट्रांजैक्शन 50,000 की होगी, तो चलो 50,000 मैं आज भेज दूंगा, 50,000 कल भेज दूंगा। उसने कहा जी ये मैं उसके इजी पैसा नंबर और जैज़ कैश भेज रहा हूँ, आप इस पे उसको भेज दें। 2 नंबर भी उसने सेंड किए। तो वालिद साहब ने 25-25 हज़ार रुपये करके पहले एक दिन भेजे, वेरी नेक्स्ट डे फिर उनको 25 रुपये और भेज दिए। 2-1 दिन गुजरे हैं तो उसने कहा जी वो एक दोस्त है, उसकी कोई मैंने पेमेंट करनी है, तो आप काइंडली अगर वो भी पेमेंट उसको दे दें। दोस्त है एक मेरा, उसके मैंने को उधार पैसे देने हैं। लेकिन वालिद साहब को इस सारे सिनेरियो में समझ नहीं आई कि ये उनको कोई ट्रैप कर रहा है। आवाज़ भी नहीं पहचानी गई उनसे फ़ोन पे। तो उन्होंने जनाब तकरीबन कोई ये सारी अमाउंट 4.25 लाख के करीब उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है। और घर में भी उन्होंने किसी के साथ कोई बात नहीं की कि यार इस तरह उसकी कॉल आई है, उसको पैसे चाहिए, या किसी के साथ भी बंदा कोई बात करता है, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी से कोई बात नहीं की। फेसबुक पे मैसेज आया था, मैसेज आया कि मेरी कज़न एक इंग्लैंड में हुआ करते हैं अभी, तो उन्होंने मुझे उनके मतलब फेक अकाउंट उनका बनाकर उनका जो है मुझे मैसेज किया गया। तो मैसेज मैं समझा कि उनका शायद नंबर चेंज हो गया है, तो उनको उन्होंने मैसेज से मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिया। तो मेरे थोड़ा सा भी माइंड में यही चल रहा था, शायद वो अभी नई शिफ्ट हुई है, शायद उनका नंबर जो है वो चेंज किया है, तो उन्होंने मुझसे नंबर इसलिए मांग रही कि उनके पास नंबर शायद मेरा मिस हो गया होगा। तो मैंने अपना नंबर दे दिया उनको। तो उस दौरान उन्होंने मुझसे पैसों का मुतालबा किया कि मेरे फ्रेंड की वालदा जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आप प्लीज़ उनको जो है ना एक 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दें, तो मैं आपको तो अभी ट्रांसफ़र करूँगी, तो वो आपको कल तक जो है रिसीव हो जाएंगे। 20-25 मिनट्स के बाद मैं घर पहुँचा तो उनके मुसलसल कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे, तो मैंने समझा बोला उसमें कि नहीं जो है मेरे देर हो गई ऑलरेडी। तो मैंने जैसे ही घर में एंटर हुआ फ़ौरन सामान रखते ही अपना जो है गाड़ी साइड पे पार्क करके मैं घर पे एंटर होते ही मैंने उनको चीज़ें करके मैंने जो है 50,000 रुपये उनको ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे ही मैंने उनको स्लिप शेयर की तो उन्होंने मज़ीद मुझसे जो है 1 लाख रुपए का मुतालबा किया। तो वो और अलग अलग नंबर थे, 50,000 करके 50 जैज़ कैश के नंबर थे, तो उनको मैंने डिफरेंट अकाउंट्स में 3 बेसिकली बुनियादी मतलब अलग अलग अकाउंट्स में मैंने 50-50 हज़ार करके 3 जगहों पे मैंने ट्रांसफ़र किए। 2-3 घंटे के बाद मैंने कहीं फेसबुक पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो उनका जो है उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया हुआ था उनके आईडी का फेक अकाउंट बना हुआ है। जब मुझे कंफर्म हो गया कि मैंने कॉल करके उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे हम लोग सुबह से प्रॉब्लम में है कि ऐसे कोई हमारा अकाउंट करके वो आईडी जो है ना फेक अकाउंट बना के और जो है हमसे जो है लोगों से पैसे डिमांड कर रहा है, तो मुझे फिर पता लगा कि मेरे साथ जो है ना ये स्कैम हो चुका हुआ है और फिर वो चीज़ें हुई हैं। दूसरी तरफ NCCIA ने यह दावा भी किया कि 1 साल की कलील मुद्दत में इस इदारे ने 20 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा है। एक बैनुल-अक़वामी सतह पर जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को डिजिटल मालियाती फ्रॉड की वजह से सालाना 9.3 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान मुल्क की GDP का एक बड़े हिस्से के बराबर है और रिपोर्ट में कहा गया है कि ये फ्रॉड आमतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, सरमायाकारी स्कीम्स, जाली इनामी ऑफर्स की सूरत में होता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक मुतासरा फर्द औसतन तकरीबन $139 का नुकसान उठाता है। फिशिंग हमले 18% तक बढ़ चुके हैं, जो साइबर मुजरिमों के लिए एक मकबूल तरीकाकार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजरिम मुख्तलिफ ब्रांड्स जैसे टिकटॉक और एयरबीएनबी बैंक की नकली वेबसाइट्स और ईमेल्स बनाकर सारिफीन को निशाना बनाते हैं। साइबर जराइम का निशाना बनने वालों में खवातीन की एक बड़ी तादाद शामिल है। पिछले 5 बरसों में 1.8 मिलियन खवातीन को ऑनलाइन जराइम जैसे हरासमेंट और फ्रॉड का सामना करना पड़ा है। अक्टूबर 2023 में मेरी रिलेटिव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, जिसका मुझे इल्म नहीं था। वहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा था कि मैंने जो है वो बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट की और HBL का एक मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था कि 9 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। नेक्स्ट डे उसने लिखा हुर्रे 30 लाख हो गया। मैंने उसको इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैसेज लिखा कि इज़ इट ट्रू? उसने लिखा यस, ये कोई फ्रॉड नहीं है, आप भी ट्रस्ट के साथ इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। उन्होंने मुझे उसी पे
रिप्लाई किया, उनका रेफरेंस नंबर वगैरह नंबर दिया, मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया, और वो जो है वो लोकल नंबर नहीं था व्हाट्सएप। मैंने उसको ऐड किया जब, तो वहाँ पे डिस्प्ले पे जो डीपी पे एक खातून की पिक्चर आ रही थी फॉरेनर की। मैंने उनको मैसेज लिखा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बच्ची है, वो लड़की, वो हमारी क्लाइंट है और सक्सेसफुल है, हैप्पी क्लाइंट्स में उसका शुमार होता है, तो आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें बिटकॉइंस में जो है। उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर शेयर किया जो कि मुल्तान का था। मैंने कहा ये तो मुल्तान का है। उन्होंने कहा हाँ, हमारे जो है ना वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, दिस एंड दैट। मैंने उनको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर एक स्क्रीन शेयर की जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जी वो अभी प्रॉफिट हो रहा है और इतना हो गया, इतने आपके पॉइंट्स हो गए, ये है वो है। फिर कहने लगी जी 1.5 लाख और करवा दें। मैंने वो भी कर दिया, और ये मिडनाइट कि जी वो हमारा तो इंटरनेशनल टाइम है, हम तो ये है ऐसा, इस तरह की उन्होंने बात कर दी। और मेरे 3-4 दिन के अंदर फिर उन्होंने कहा कि चूँकि हम पैसा आपके अकाउंट में भी विड्रॉ होगा, आप जब विड्रॉ करेंगी तो उसके ऊपर इतने चार्जेस भी लगने हैं, वो भी आपको पे करने हैं। वो 45,000 एक हो गया। फिर उन्होंने कहा जी वो आप 24 और कर दें। मैंने 6 लाख 3-4 दिन के अंदर उनके 2 डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि आप अपने सिबलिंग्स पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने नेबर्स में, अपने कोलीग्स में किसी के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करते। तो ये सोसाइटी का कोलैप्स हुआ है। मैं और आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ट्रस्ट मौजूद था। अब जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी ख़राब हमें हो के मिली है कि अब हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। अभी आप ये देखें, बहुत सारे मेरे पास भी ऐसी स्टोरीज़ आई कि बच्चों के रिश्ते करने थे, वहाँ पे बहुत ऑनलाइन रिश्ते तय हुए हैं, निकाह हुए हैं। जब बच्चा जाता है और फिर उसके साथ क्या सलूक होता है, वहाँ पे भी मर्डर्स हुए हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि हम कहाँ जाएं, किस पे ट्रस्ट करें? लोगों ने बच्चों की शादियाँ करनी है, लोगों ने बिज़नेस करने हैं, लोगों ने इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी से लेके ऑनलाइन तक ये सब फ्रॉड चलता है। पाकिस्तान में जारी ऑनलाइन फ्रॉड की कई इकसाम पाई जाती हैं और फ्रॉडिये लोगों की माली हैसियत के मुताबिक उन्हें फ्रॉड के लिए मुंतखब करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड तो हो रहा है, हर तरह से हो रहा है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब जैसे कुछ हैं जो छोटी नोयत के हैं, जो इजी पैसा और जो छोटे मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हैं उनके थ्रू भी हो रहा है। फिर कुछ बड़ी नोयत के आते हैं, सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड्स आ जाते हैं। वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ अपने आप को कंपनी के ओनर्स बताते हैं, कुछ कहते हैं हम कोई बैरून मुल्क किसी कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं, हम काम करें, और इसी मद में लोगों से पैसे लेते हैं। बट उसमें एक चीज़ वो इंक्लूड करते हैं, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। और उस एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट में आके वो ये करते हैं कि विदाउट एनी लिखत पढ़त कुछ ना कुछ वो जो होते हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, जो एक आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है जिसमें कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के बीच में, उस स्टेप को स्किप करके वो लोग उनसे पेमेंट्स वगैरह वसूल कर लेते हैं। बाद में फिर बंदा मारा फिरता है विदाउट एनी प्रूफ कि भाई हमारा इनसे लिंक कैसे है। बट वो जो ऑनलाइन पैसे थे वो चले गए और वो भी जाते हैं किसी थर्ड पार्टी के पास। पाकिस्तान में जारी ऑनलाइन फ्रॉड की सूरत हाल ये है कि सिर्फ अप्रैल ता जुलाई 2025 में NCCIA को 50,563 ऐसी शिकायत मौसूल हुई जिनमें अरबों रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड की तफसीलात शामिल थीं। NCCIA के पास मौजूद अफरादी कुव्वत का ये हाल है कि 50,000 दरख्वास्तों में से सिर्फ 7,247 दरख्वास्तों की इब्तदाई तफ्तीश शुरू की गई और सिर्फ 457 FIRs दर्ज हो सकीं और 690 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में जारी ऑनलाइन फ्रॉड की कई परतें हैं और हर परत एक नई कहानी सामने लेकर आती है। जिस शोबे पर हाथ डाला जाए वहीं से इंकशाफात सामने आना शुरू हो जाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का सिलसिला जो ऑनलाइन शॉपिंग और छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ, आज आगे बढ़ता हुआ क्रिप्टो करेंसी और कॉल सेंटर से फ्रॉड तक पहुंच चुका है। ऑल्दो इसमें स्पेशल कोर्ट्स हैं जो साइबर को डील करती है, अभी ऑल्दो पावर्स असाइन कर दी हैं लोकल कोर्ट्स को भी, लेकिन विदाउट एनी डाउट जो जजेस हैं हमारे वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन एडमिटेडली जो पेंडेंसी है इन केसेस की वो इतनी ज़्यादा है कि अगर एक केस को थोड़ा टाइम भी दें तो ना करते हुए भी 30 मिनट्स आप एक केस को देते हैं, लेकिन वहाँ पर ही उसी अदालत में 200, 300 की केस की लिस्ट लिखी है, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि एक केस को प्रॉपर देखा जाए।
90% मेरे पास जो लोग आते हैं वो बेचारे आते हैं, वो कहते हैं यार कोर्ट से बाहर अगर कोई सेटलमेंट हो जाए, बस किस तरीके से बंदा डर के हमारे पैसे दे दे। उसको ये डर नहीं है कि भी मुझे सज़ा होगी, तब तक वो बंदा आपके साथ कभी भी अगर जो आपकी डिमांड है वो पूरी नहीं करेगा, मतलब आपका लॉस कवर नहीं होगा। FIA जाके हमने एप्लीकेशन दी कि ये हमारा केस है, इस तरह वाले साहब को ट्रैप किया गया। एप्लीकेशन ले ली उन्होंने, नंबर लगाया जो लगाते हैं, लेकिन वो मसला आज भी जूं का तूं ही है। अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। NCCIA की एक जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2025 तक इसने 6 शहरों में 63 छापे मारे, जिनमें 450 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान में 255 गैर मुल्की भी शामिल थे। इन छापों में 85 मिलियन रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया और 41 मिलियन रुपए बरामद किए गए। NCCIA के अफसरान ने मुल्तान में 2 ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जिन पर 20 अरब रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का इल्जाम है। इस केस में एक मुल्जिम अभी फरार है। 11 ममालिक से उनका ताल्लुक है। उन ममालिक के लोग यहाँ पर आते हैं, कारोबार करते हैं, ऑनलाइन कंपनियाँ खोलते हैं, कॉल सेंटर्स या लैंडिंग ऐप्स या 121 से ज़ायद ऐसे छोटी बड़ी ऐप्स उन्होंने खोली जिनकी किसी भी पाकिस्तानी इदारे के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं थी, और उनके कारोबार का जो हुजम था वो 600 अरब रुपए से ज़ायद का था। और फिर ये इतनी फ्रॉड निकल आए जहाँ धड़ाधड़ नेशनल क्राइम एजेंसी को या पुलिस को या दूसरे मुतल्लिका इदारों को हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर कंप्लेंट्स मिलना शुरू हुई। पिछले 3 साल का डेटा उठा के देख लें तो 5.5 लाख से ज़ायद कंप्लेंट्स आई हैं, और जो कन्विक्शन रेशियो है 10,000 से ज़ायद केसेस फाइल किए गए हैं वो सिर्फ 1.2% है। पाकिस्तान में 2025 में साइबर क्राइम में 35% इजाफा हुआ। खास तौर पर व्हाट्सएप हैकिंग और डिजिटल माली फ्रॉड केसेस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए। सिर्फ कराची में रवां साल के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड की 29,000 शिकायत मौसूल हुई। कराची जोन में सिर्फ 43 अफराद तैनात हैं, जबकि मुल्जिमान की मुजव्वज़ा तादाद 148 है। इससे न सिर्फ तफ्तीश का अमल सुस्तरवी का शिकार है, बल्कि हजारों शिकायत अभी तक सुनी ही नहीं जा सकी। रावलपिंडी में एक ऐसे मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया जिसने एक कंपनी के माली निजाम में तरमीम करके 9 मिलियन रुपए का फ्रॉड किया। क्या वजह है कि आम शहरियों की बड़ी तादाद ऑनलाइन फ्रॉडियों का शिकार हो रही है? 90% मेरे पास जो लोग आते हैं वो बेचारे आते हैं, वो कहते हैं यार कोर्ट से बाहर अगर कोई सेटलमेंट हो जाए, बस किस तरीके से बंदा डर के हमारे पैसे दे दे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब तक किसी बंदे को कोई एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट नहीं है, उसको ये डर नहीं है कि भी मुझे सज़ा होगी, तब तक वो बंदा आपके साथ कभी भी अगर जो आपकी डिमांड है वो पूरी नहीं करेगा, मतलब आपका लॉस कवर नहीं होगा। पहला ये। सेकेंडली, आपको इंसाफ चाहिए, आप इंसाफ अदालतों से लोगे, तो उसका पहला स्टेप है एटलीस्ट आप जाएं, इदारे के पास जाएं। कोई बात नहीं, आप जाएंगे, अगर सेम नेचर का फ्रॉड किसी और के साथ है वो भी जाएगा। जब एक लिस्ट पाइल अप होगी, कुछ भी होगा तो वो एक्शन लेंगे, वो काम करते हैं। जब हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वालों से राब्ता किया तो कई कहानियां ऐसी थीं कि वो शुरू में बिल्कुल सादा महसूस होती थीं, लेकिन जूं-जूं तफसीलात सामने आती गईं, ये कहानियां पेचीदा और तफ्तीश करने वाले इदारों का किरदार भी सामने आने लगा। 9 दिसंबर 2024 को जो है मैंने FIA फैसलाबाद जो वहाँ पे अपनी दरख्वास्त दी कि सर मेरे साथ जो है ये मामला हो गया है कि मेरा 35 लाख रुपए का जो है ना वो लॉस हो चुका है। मैं ऑलमोस्ट एक वीक में 3 से 4 दफ़ा जो है वो विज़िट करता था और उन्हें बारहा कह रहा था कि आपकी मेहरबानी, अभी तो ये लोग अगर इन्होंने स्कैम किया है तो ये फैसला पाकिस्तान में होंगे, तो आपकी मेहरबानी है ये जल्दी से जल्दी जो है ना मेरी FIR काटी जाए और मुझे जो है वो मेरे पैसे रिकवर करवा दें। लेकिन 1 से 1.5 महीना गुजरने के बाद भी जो है ना वो FIR की तरफ नहीं गए। उन्होंने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का लास्ट मैसेज था जो सब लोगों ने भी सुना, आप लोगों ने भी, कि उनका जो मोबाइल फ़ोन था उन्होंने कहा था कि ये मेरा फ़ोन जो है 1 महीने के बाद मेरे बेटे को दे देना, मुनीब को। और आज 2.5 साल होने वाले हैं, वो हमारा जो है ना फ़ोन भी वापस नहीं कर रहे हैं।
फ़ोन भी उनके पास है, और जब भी जाएं उन्होंने तो पहले फ़ाइल ही हमारी गायब कर दी थी, इस्लामाबाद के किसी ऑफ़िस में रेफ़र कर दी थी, और फिर हमें बता भी नहीं रहे थे कि आपकी फ़ाइल कहाँ है। इसी प्रोसीजर में तकरीबन 8-10 मंथ तक हमें ये बात पता ही नहीं चली कि हमारी फ़ाइल कहाँ पर है। और फ़ाइल का जो है काफ़ी असर रसूख के बाद मुझे ये पता चला कि फ़ाइल जो है इस्लामाबाद के किसी ऑफ़िस में है, और जब तक हम फ़ाइल तक पहुँचे हैं तो कोर्ट की तरफ से फ़ैसला हो चुका था उनके हक़ में। मतलब FIA की टीम का कोई बंदा कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। वाले साहब को साथ लिया है, हम लोग FIA चले गए। FIA जाके हमने एप्लीकेशन दी कि ये हमारा केस है, इस तरह वाले साहब को ट्रैप किया गया है। एप्लीकेशन ले ली उन्होंने, नंबर लगाया जो लगाते हैं वो दे दिया उन्होंने कि भाई ये आपका केस है। उसके बाद उसको परसू करते रहे हैं, 2-3 दफ़ा वालिद साहब भी गए, लेकिन वालिद साहब को उसके बाद स्ट्रोक हो गया, फालिज का अटैक आ गया, तो वालिद साहब उसके बाद बेड पे आ गए। उसके बाद तो वो नहीं जा सकते थे। फिर मैं 1-2-3 दफ़ा गया हूँ, बल्कि एक दफ़ा हम जो DG थे उस टाइम के, उनका इंटरव्यू करने के लिए हम गए थे, तो मैं फ़ाइल साथ लेके गया था अपनी बना के। तो मैंने कहा चलो ये एक मौका मिल रहा है तो मैं DG साहब को मिलता हूँ और डायरेक्ट उनके हवाले करता हूँ ये फ़ाइल। उस टाइम के जो सरबराह थे साइबर क्राइम के, उन्होंने उनको बुलाया, वो फ़ाइल उनको दी, लेकिन वो मसला आज भी जूं का तूं ही है। अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। जब किसी से बात करते हैं तो कहते हैं जी मल्टीपल अकाउंट में ये ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं तो लगे हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन कम से कम आप जो एक चेक जो आया है वो चेक की तस्वीर उसने भेजी है, वो चेक मेरे पास मौजूद है, वो मैंने फ़ाइल में लगाया भी था। तो अगर उस बंदे को 3 लाख वाले को ट्रेस किया जाए तो मेरा ख्याल है बाकी बंदे आराम से मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं थाने गया, पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे उन्होंने कहा दरख्वास्त लिखते हैं, लेकिन आपका जो केस है वो साइबर क्राइम के FIA साइबर क्राइम वाले ही देखेंगे। मंडे की सुबह जाके फिर मैंने FIA में अपनी कंप्लेंट ऑफिशियली रजिस्टर करवाई, और वहाँ से उनके रजिस्टर करवा के उन्होंने मुझे एक पर्ची बना के वो दे दिया कि ये आपके राना मोहसिन साहब थे, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के। उन्होंने उस केस को जो है कि देखना है, जायज़ कैश में भी ऑफिशियल रजिस्टर करवाने के बाद मैंने फिर उनसे जो है उनको नंबर्स बताए, तो उन्होंने वो नंबर तो ब्लॉक कर दिए। दैन आगे जिस नंबर पे जो चीज़ें जो हैं जिनके नाम रजिस्टर थे उनका एड्रेस उन्होंने मुझे खुद नोट डाउन करके अनऑफिशियली मुझे उन्होंने पर्ची पे नोट डाउन करवा दी कि आप ये FIA में जमा करा सकते हैं। तो फिर मैं FIA के ऑफिस नेक्स्ट डे में दोबारा से गया, फिर राना मोहसिन साहब को मैंने वो जाके स्लिप दी कि ये एड्रेसेस जो 3 अकाउंट्स के नंबर्स हैं ये इन पे ट्रांसफ़र हुए, तो आप ये प्लीज़ इस पर जो ना देखें कि क्या कार्रवाई हो सकती है, किस तरह से मेरी चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। हर हफ्ते में मैं 2 चक्कर जो ना ऑफिस उसके लगाया करता था FIA साइबर क्राइम के। तकरीबन मुझे 6 महीने लगे इस चीज़ को फेस करते हुए। राना मोहसिन साहब उनके असिस्टेंट, राना मोहसिन साहब उनके असिस्टेंट, वो करते कराते 6 मंथ्स के बाद उन्होंने फिर मेरी 50,000 की रकम उन्होंने पहले रिकवर करवा के पहले फेज़ में उन्होंने ट्रेस ज़रूर कर लिया हुआ था वो चीज़, बंदे को कौन से कहाँ से किधर क्योंकि। अगर मौजूदा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसके साबिका वर्जन FIA साइबर क्राइम विंग की कारकर्दगी को देखा जाए और इनके तरीक़ेकार का जायजा लिया जाए तो अंदाजा होता है कि तहकीकाती इदारों में मौजूद आला ओहदेदारों ने किस तरह इदारों के अंदर ही अपनी अपनी सल्तनत कायम कर रखी है और आम लोगों के साथ हुए जराइम की तफ्तीश का निज़ाम किस कदर नाक़िस है। जो खुद देखा सारा, जो विटनेस किया, और उसके बाद ये जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, ये चीज़ें मैं 7-8 साल से FIA के जब NCC जो अब बनी, पहले FIA था, FIA के हिस्सा थी साइबर क्राइम, तो मैं वहाँ पे ये तमाम बातें हाई अप्स को DG तक जितने डायरेक्टर साइबर क्राइम हैं पिछले जो उन तकरीबन सबको ये मैंने गोश्तगवार करता रहूँ कि ये शायद। फिर मैं ये ज़बानी बात नहीं कर रहा, मैं ये लिख के बताता रहा हूँ कि ये इस तरह के घिनौने काम में मुलव्वस हैं। उस पे मैंने 2019 में 17 में भी मैंने पास को इंक्वायरीज आई जिसमें ब्लैकमेलिंग था, हैरेसमेंट थी और हनी ट्रैपिंग था, और उस पे मैंने शुरू किया। फिर जो 2019 में मैंने एक सर्कुलर जारी किया एज ए इंचार्ज साइबर क्राइम लाहौर कि इस तरह के कामों में साइबर क्राइम कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, और उनको मैंने मुतंबा किया कि भाई आप इस तरह की किसी कार्रवाई में नहीं रहेंगे।
सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा जो FIA के साथ तवील अरसे तक वाबस्ता रहे, उनके इंकशाफात खासे हैरान कुन हैं और उनसे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों की मौजूदा हालत ज़ार की असल वजूहात क्या हैं। आम शहरियों के खिलाफ होने वाले जराइम और उनकी तहकीकात इन इदारों में कोई हैसियत नहीं रखती। यहाँ तो बाज़ औक़ात बड़े बड़े ओहदेदार भी लुट जाते हैं और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। 8 साल के दौरान कितने लोग, उससे पहले कितने लोगों को विक्टिम बने और 7-8 साल के बाद कितने विक्टिम बने। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा कि एक IG तक को भी इसमें ब्लैकमेल किया गया इसी हनी ट्रैपिंग में। जो मेरे पास कंप्लेंट आई कि 22-23 लाख की डिमांड की एक खातून जो मदई ने मुझे कंप्लेंट दर्ज की, उसने कहा कि ये आसिफ की, जो आसिफ इकबाल इसमें फैसलाबाद जिसकी पोस्टिंग है एज इंचार्ज साइबर क्राइम, कि आसिफ की मोहल्लेदार है, उस लड़की को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया और उससे मुझे पहले वीडियो भेजेंगी, न्यूड पिक्चर भेजेंगी उसकी अपनी, और उसके बाद जो है मेरे खिलाफ मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया, मुझे पैसे दो। मैंने पैसे देने से इनकार किया तो उस्मान जो है इसके पास इंक्वायरी दर्ज करवा देगी। उस्मान से मुझे फ़ोन आना शुरू हो गया। मैंने इस पर रिटर्न लेटर लिखा जो कि डायरेक्टर साइबर क्राइम को कि ये इस तरह के घिनौने कारोबार में मुलव्वस है। आप देखें कि उसके बाद उनको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे वहाँ से रिमूव कर दिया गया। हमारे साथ एक मुआहिदा किया था, उसी मुआहिदे की बिना पर उन लोगों की ज़मानतें हुई थी। उन्होंने ना वो मुआहिदा पूरा किया और ना ही FIA वालों ने हमें वो रकम दिलवाई, और मैंने FIA वालों को दिखाया भी सारा मुआहिदा भी सब कुछ, लेकिन किसी ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया है। दूसरी तरफ नए इदारे NCCI 1, जिसके अहलकारों के पास साइबर क्राइम की शिकायत पर तहकीक का इख्तियार हासिल है, उसके अहलकारों ने जल्द ही मुल्जिमान और फराडियों से माल बनाना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में FIA के सर्कल बराए इंसदादे बदउनवानी ने कौमी इदारा बराए तफ्तीश ने NCCI 1 के 10 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें 2 इजाफी निगरान अफसर भी शामिल थे। इसके अलावा चीनी शहरियों, उनकी पाकिस्तानी बीवियों और दीगर निजी अफराद को भी नामजद किया गया। मुकदमे में शामिल तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी की एक निजी रिहायशी कॉलोनी में गैर मुल्की अफराद के ज़ेरे इंतजाम कायम 15 मराकज़ की गैर कानूनी सरगर्मियों को सहारा दिया गया और बदले में भारी माहाना रिश्वत तलब की गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर छापे मारे गए। FIR के मुताबिक तफ्तीशी कार्रवाई नंबर 326/2025 से मालूम हुआ कि ये मराकज़ लोगों को फ्रॉड के कई तरीकों के जरिए लूट रहे थे। NCCI 1 के अहलकारों ने इन सरगर्मियों को ये जानते हुए सहूलत फराहम की कि ये गैर कानूनी हैं और इन पर इल्जाम है कि इन्होंने हर माह तकरीबन 15 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की है। नए अफसरान की तैनाती के बाद भी मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रहीं और मजीद 5 करोड़ रिश्वत हासिल की गई। ये रकम मुबैना तौर पर 2 अफराद हसन अमीर और ताहिर मुहय्युद्दीन के जरिए मुंतकिल की जाती रहीं। चीनी शहरी गोका शियान अलमारूफ कैलॉन और 14 दीगर गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी के बाद मुलजिम की पाकिस्तानी बीवी को भी 2 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल करने में मुलव्विस करार दिया गया। सब इंस्पेक्टर सारिम अली, जो रावलपिंडी के दफ्तर में तैनात थे, पर इल्जाम है कि उन्होंने गिरफ्तार चीनी शहरी पर तशद्दुद की वीडियोस भी मुलजिम को भेजी। रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत 3 हिस्सों में वसूल की गई और तफ्तीशकारों ने तस्वीरी और तहरीरी मवाद की शक्ल में सबूत भी हासिल किए जो बदउनवानी की तस्दीक करते हैं। मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 109, 161, 386 और 420 समेत इंसदादे बदउनवानी के कानून 1947 की शिक 5246 के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में नामजद अफराद में कौमी इदारा बराए तफ्तीश जराइम साइबर के 2 इजाफी निगरान अफसर शहजाद हैदर और आमिर नज़ीर, नायब निगरान अफसरान हैदर अब्बास, नदीम अब्बास और सुलेमान आवान मौजूदा और साबिक अहलकार और वफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर शुबे के अहलकार शामिल हैं, जिनमें सब इंस्पेक्टर मियां इरफान, मोहम्मद बिलाल, सारिम अली, उस्मान बशारत और ज़हीर अब्बास शामिल हैं। जहां हजारों अफराद को हर माह ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लूट लेते हैं, वहां इस ज़मन में क्या पेशरफ्त होगी,
जब फ्रॉड की इन वारदातों की तफ्तीश करने वाले भी फ्रॉड में शामिल हो जाएं या फ्रॉडियों के साथ मिल जाएं। FIA में ऑनलाइन फ्रॉड और दीगर इकसाम के फ्रॉड की तफ्तीश करने वालों की अपनी तारीख बहुत दागदार है। मैंने इस पर रिटर्न लेटर लिखा जो कि डायरेक्टर साइबर क्राइम को कई इस तरह के घिनौने कारोबार में मुलव्वस है। आप देखें कि उसके बाद उनको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे वहाँ से रिमूव कर दिया गया। और ये फिर मैं आया, फिर लगा, और भी मैं खुद विटनेस करता रहा हूँ कि ये जो गैंग था इसको मैं गैंग कहूँगा, और जो NCCA बनना था, यही जो ग्रुप था, गैंग था, वही NCCA बनवाने वाला भी वही है। वही उन्होंने ही इसकी लॉबिंग की, उन्होंने वो समझते थे कि अगर ये NCCA एक इंडिपेंडेंट अदारा बन गया, FIA से हट गया, तो हम, क्योंकि सीनियर पोजीशन में हम बैठे हुए हैं, और हम इसको हाईजैक कर लेंगे और हम ही होंगे। और लिटरली उन्होंने ही फिर हाईजैक किया, और जब वो बन गया अदारा NCCA, तो उन्होंने फिर अंधेर नगरी मचा दी। लीगली उनको 90 डेज़ दिए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ इंक्वायरी, कि 90 दिन वो मामले को इंक्वायर करेंगे। FIA के पास ये पावर्स हैं, और देखेंगे कि आया कि इतना मटेरियल, इतना एविडेंस वो कलेक्ट करते हैं, सरफेस पे आता है जो कि एक FIR कॉन्स्टिट्यूट कर ले। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि वो जो क्लाइंट होता है या विक्टिम होता है, वो 90 डेज़ उसको लगता है कि यार विद इन 30 डेज़ या 40 डेज़ वो कहता है यार टाइम हमारा बहुत हो गया। तो वो जो एक अर्जेंसी होती है वो समटाइम्स उसे हमारे पास ले आती है और कहते हैं भी काम करें। बट उसमें भी अब 90% ऐसे होता है कि वाकई जब उस चीज़ को देखते हैं या फिर पता कराते हैं, जो चेक करते हैं कि यार फलां फलां डायरी नंबर है, फलां फलां कंप्लेंट है, इसमें क्या प्रोग्रेस है, तो वो निल होती है, प्रोग्रेस उसमें कुछ नहीं होती है। तो फिर हम अदालतों के पास जाते हैं और अदालतों से कहते हैं कि भी इनको बुला के एक रिपोर्ट तलब की जाए कि अब तक क्या प्रोग्रेस की है। हम इन्वेस्टिगेट्स को एक ऐसी FIR भी हासिल हुई जिसमें रावलपिंडी में एक जालसाज का वाकया मौजूद है कि किस तरह उसने ISI का जाली ब्रिगेडियर बनकर चाइनीज कॉल सेंटर से 80 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। ये मुकदमा टेक्सला की रिहायशी अरीबा रुबाब की मुद्दत में दर्ज हुआ, जिन्होंने पुलिस को बताया कि मुल्जिमान ने जाली ब्रिगेडियर और कर्नल बनकर उनके चाइनीज कॉल सेंटर के अमले से मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए वसूल किए। अरीबा के मुताबिक वो उनके शौहर चाइनीज नेशनल गांव किसान बहरिया टाउन फेज 8 में एक चाइनीज कॉल सेंटर में मुलाजमत करते थे, जहां से भत्ताखोरी का सिलसिला शुरू हुआ। हम इन्वेस्टिगेट्स ने ऑनलाइन फ्रॉड के जिन मुतासरीन से भी बात की है, वो ये समझते हैं कि पहले FIA जो साइबर क्राइम के बारे में तफ्तीश करने वाला मजाज इदारा था, वो उनके नुकसानात और शिकायत का अजाला नहीं कर सका, और अब नया इदारा NCCI भी उसी डगर पर है। बल्कि इस इदारे की साख तो शुरू ही में इदारे के जिम्मेदारों ने दागदार कर दी है, और अब इनके नुकसानात का अजाला कौन करेगा? किसी ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया है। FIA वालों को भी मैं कहती रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने हमारे साथ एक मुआहदा किया था कि आपको इतनी अमाउंट देंगे और जिससे आपके बच्चों के लिए कुछ टाइम तक इनकी स्टडी वगैरह का हो जाएगा। लेकिन वो उसी मुआहदे की बिना पर उन लोगों की ज़मानतें हुई थी, उन्होंने ना वो मुआहदा पूरा किया और ना ही FIA वालों ने हमें वो रकम दिलवाई। और मैंने FIA वालों को दिखाया भी सारा मुआहदा भी सब कुछ, लेकिन किसी ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया है। NCCI जब से बना तब से तो नहीं गया मैं इनके पास, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट टाइम मेरी, बल्कि जो हमारे तफ्तीशी से उनसे बात हुई थी मेरी, तो वो उन्होंने भी यही बात की है जी कि मल्टीपल अकाउंट हैं और हम लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक स्टिल जो सर बस सिर्फ ला रहे कल हो जाएगा, हफ्ते बाद हो जाएगा। मैं तब वही जो आपको पता है कि इनके काम होते हैं, तो अभी तक स्टिल जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं केस। मेरी बेसिकली 1.5 लाख रुपए हुए थे, उसके बाद मुझे जो रिकवर हुए वो तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब रिकवर हुए हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने जब NCCI के जिम्मेदारों से राब्ता किया तो हैरानकुन तौर पर कोई भी आला ओहदेदार सामने आकर अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं था। इदारे के तर्जुमान ने हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम को अपना तहरीरी मौक़िफ़ अरसाल किया, जिसके अहम पॉइंट्स यहाँ दिए जा रहे हैं। कौमी साइबर जराइम तहकीकाती इदारा बदउनवानी और बेज़ाब्तगी के खिलाफ सख्त अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। कोई भी बदउनवान अहलकार माफ नहीं किया जाएगा। इदारा इस बात के लिए पुरअज़्म है कि ऐसे किसी भी मुलाजिम के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए जो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाया जाए। अपनी कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाने के लिए कौमी साइबर जराइम तहकीकाती इदारे ने पुलिस सर्विस पाकिस्तान से अफसरान की खिदमात हासिल करने की दरख्वास्त की है। तवक्को है कि
कई अफसरान जल्द ही इदारे में शमूलियत इख्तियार करेंगे। दूसरे मरहले में मजीद अफसरान की भर्ती भी जल्द शुरू की जाएगी। इस वक्त इदारे में 600 से जायद अहलकार खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनमें तकरीबन 120 अफसरान शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर आर्जी बुनियादों पर काम कर रहे हैं और बाकायदा सर्विस ढांचे के मुंतजिर हैं। मई में जब NCCI को बनाया गया तो वो इस वादे के साथ बनाया गया था कि ये अदारा जो है ये मुकम्मल तौर पर साइबर से मुतल्लिक़ जितनी शिकायत हैं उसको डील करेगा, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड है, ऑनलाइन हैरेसमेंट है और इस तरह के दीगर इश्यूज़ हैं। लेकिन बदकिस्मती उस वक्त शुरू होती है जब हमें पता चलता है कि वो लोग जो इस काम के लिए भर्ती किए गए थे उनमें बहुत से ऐसे लोग जो आला उहदों पर हैं, उन्होंने ना सिर्फ फ्रॉड करने वालों के साथ वो शामिल हुए बल्कि उन्होंने अपने अपने सेल बना लिए फ्रॉड करने के लिए। और ये मालूमात उस वक्त हमारे सामने आई जब एक यूट्यूबर को पकड़ा गया, तो जब उससे पता चला, उसको तफ्तीश की गई तो पता चला कि उससे करोड़ रुपया जो है वो रिश्वत वसूल की गई है। और रिश्वत वसूल करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इन केसेस को प्रोब करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो इससे ना सिर्फ अदारे की जो साख है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हुई है, बल्कि इससे लोगों के इत्मीनान को बहुत ठेस पहुंची है।